हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं पंकज आप सभी का स्वागत करता हूं नालंदा के इस यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो जैसे हमने पीछे प्रैक्टिस सेट को हल करा था, आज की क्लास में भी हम प्रैक्टिस सेट को हल करने वाले हैं। एक अच्छा सा प्रैक्टिस सेट है, बहुत बढ़िया बढ़िया प्रश्न है जो कहीं ना कहीं पेपर में पूछे गए हैं या पूछे जाने की लगातार संभावना रहेगी। और इन प्रश्नों से कैसे जुड़े हुए प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं, उन सभी के बारे में मैं आज आपको बताने वाला हूँ। पहले प्रश्नों को आप हल करोगे, उसके बाद मैं आपको सॉल्यूशन इनका कराऊंगा। तो पहले प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। और क्या कहना चाहता है पहला प्रश्न, पहले आप जवाब दोगे, उसके बाद मैं इसका सॉल्यूशन आपको कराऊंगा। ठीक है, तो पहला प्रश्न क्या कहता है उसको समझते हैं। तो पहला प्रश्न कह रहा है कि बताना है आपको कि जेवीपी समिति का संबंध है किससे। पहला प्रश्न पॉलिटी से जुड़ा हुआ है और पूछा गया है कि जेवीपी समिति का संबंध किससे है। ऑप्शन दिए गए हैं राज्य के पुनर्गठन, राष्ट्रपति के निर्वाचन, नागरिकता से या इन सभी से। चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं और पूछ रहा है जेवीपी समिति के बारे में। तो आपको बताना है इसका जवाब होगा क्या। तो ध्यान से सुनना, इसका जवाब होगा राज्य के पुनर्गठन से। किससे? राज्य के पुनर्गठन से। पहले समझेंगे कि जेवीपी समिति में जे कौन है, वी कौन है, पी कौन है। अगर राज्य के पुनर्गठन आयोग से इनका संबंध है तो कैसे इन्होंने के द्वारा क्या कहा गया कि राज्य का गठन कैसे होना चाहिए। जब देश आज़ाद हुआ, जब देश को स्वतंत्रता मिली, तो लगातार मांग चल रही थी कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन करा जाए। तो जेवीपी समिति क्या कहती है, तो पहले ये समझते हैं कि जेवीपी समिति में कौन कौन थे और इनकी रिपोर्ट कब आई और इन्होंने क्या कहा जेवीपी समिति ने। तो इस बारे में पहले हम समझते हैं। तो देखना जरा ध्यान से, बातों को समझना आपको। जैसे जेवीपी समिति में आपसे पूछा जाए जेवीपी समिति में कि जेवीपी समिति में आप ये बताओ जे कौन है, वी कौन है और पी कौन है। तो आप कहोगे कि जे से हैं जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। इनको आप सब जानते होंगे जवाहरलाल नेहरू को। तो ये हैं भारत के पहले प्रधानमंत्री। मतलब इस समिति में जे हैं जवाहरलाल नेहरू। और आपसे पूछेगा ये वी कौन है, तो वी को आप बताना है वल्लभ भाई पटेल। कौन थे? वल्लभ भाई पटेल। ये कौन है? भारत के पहले गृह मंत्री। मतलब जब देश को मिलाया जा रहा था, देश के राज्यों को मिलाया जा रहा था, देश को एक करा जा रहा था, उसमें अहम भूमिका किसकी थी? वल्लभ भाई पटेल की। तो ये हैं वल्लभ भाई पटेल, भारत के पहले गृह मंत्री। और पीछे कौन है? पटाभी सीतारमैया, पटाभी सीतारमैया, पटाभी सीतारमैया। ध्यान से सुनना, समझना है आपको कि इस समिति का गठन क्यों करा गया है। तो मैंने कहा ना, देश के अंदर मांग चल रही थी कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन करा जाए। ये सामने आई बातें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले कौन थे? राष्ट्रपति थे। वो क्या कह रहे हैं, उन्होंने कहा कि भाषा के आधार पर राज्य का गठन होगा या नहीं होगा, इसके लिए मैं एक आयोग का गठन करूँगा। तो उन्होंने एक आयोग बनाया जिसको आप सब जानते हैं एस के धर आयोग। एस के धर आयोग, एस के धर आयोग, एस के धर आयोग है ना। एस के धर उसके क्या थे? अध्यक्ष थे। अब एस के धर आयोग जांच करेगा और बताएगा कि राज्य भाषा के आधार पर बनने चाहिए या नहीं बनने चाहिए। तो एस के धर आयोग क्या कहता है कि भाषा के आधार पर, भाषा के आधार पर, भाषा के आधार पर, भाषा के आधार पर राज्य का गठन नहीं होना चाहिए। भाषा के आधार पर राज्य का गठन नहीं होना चाहिए, राज्य का गठन नहीं होना चाहिए। पूछा जाएगा आपसे प्रश्न कि क्या कहा था एस के धर आयोग ने, तो ये कहता है कि राज्य का गठन नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। ठीक, या आप ऐसे भी से कट करके लिख सकते हो कि भाषा के आधार पर राज्य का गठन नहीं होना चाहिए। कौन कह रहा है? एस के धर। फिर ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि प्रशासनिक आधार पर राज्य का गठन कर लिया जाए। उसके बाद इस एस के धर आयोग की जांच करने के लिए किसका गठन करा गया? इसी जेवीपी समिति का गठन करा गया। अब ये जेवीपी समिति क्या कहती है? तो ये जेवीपी समिति भी कह देती है कि राज्य का गठन नहीं होना चाहिए। कैसे? भाषा के आधार पर। तो ये भी कैसे कह रही है? प्रशासनिक आधार पर भाषा का गठन, राज्य का गठन होना चाहिए, ना कि भाषा के आधार पर। अब इसी समय तेलंगाना वाले क्षेत्र में, यानी आज का आंध्र प्रदेश तेलंगाना वाला, उस क्षेत्र में आंदोलन पर बैठे हुए हैं कौन? रामालल्लू। आंदोलन पर कौन बैठे हुए हैं? रामालल्लू। ध्यान से समझना, इसी समय आंदोलन पर बैठे हुए हैं, रामू लल्लू बोल देते हैं, कहीं रामा है ना, रामा लल्लू बोल देते। तो रामू लल्लू बैठे हुए हैं अनशन पे। पटावी रामा लल्लू नाम है इनका। तो रामा लल्लू आंदोलन पर बैठे हैं और ये कह रहे हैं कि तेलुगु भाषा के आधार पर, प्रश्न ये भी पूछा जाता कौन से भाषा के आधार पर मांग चल रही थी? तेलुगु भाषा के आधार पर। ये कह रहे हैं कि तेलुगु भाषा के आधार पर गठन होना चाहिए राज्य का, तेलुगु भाषा के आधार पर, तेलुगु भाषा के आधार पर
राज्य का गठन होना चाहिए। तेलुगु भाषा के आधार पर एक नए राज्य का क्या होना चाहिए, गठन होना चाहिए। फिर देखो दोबारा, जब एशकेधर आयोग बना उसने भी मना कर दी, जेवीपी समिति बनी उसने भी मना कर दी। अनशन पे बैठे हुए हैं रामू लल्लू, कौन बैठे हुए हैं, रामू लल्लू, ये कह रहे हैं कि तेलुगु भाषा के आधार पर राज्य का गठन होना चाहिए। फिर क्या हुआ, 58 दिन के आमरण अनशन के बाद, ये 58 दिन के आमरण अनशन के बाद भूखे प्यासे बैठे रहे और इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु, क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। कितने दिन, लगभग 58 दिन के बाद। अब परेशानी यानी हम ये कह सकते हैं दिक्कतें आई किसके सामने, पंडित जवाहरलाल नेहरू के सामने। उन्होंने अनन फनन में जल्दबाजी में एक नए राज्य का गठन कर दिया गया, जिसको आप सब जानते हैं, नया राज्य बना आंध्र प्रदेश। यानी भाषा के आधार पर, या हम कह सकते हैं भारत का जो पहले राज्य का गठन करा गया वो था आंध्र प्रदेश, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 1 अक्टूबर 1953 को। ध्यान से सुनना, हाँ, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 1 अक्टूबर 1953 को गठन करा गया किसका, आंध्र प्रदेश का, गठन करा गया आंध्र प्रदेश का। यानी भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला जो राज्य था वो था आंध्र प्रदेश। कब बना, 1 अक्टूबर 1953 में। आपसे पूछेगा अगर भाषा के आधार पर बना है तो आप इसकी भाषा बता दो, भाषा क्या थी, तो आप कहोगे भाषा थी तेलुगु। तेलुगु भाषा के आधार पर, तेलुगु भाषा के आधार पर भारत का पहला राज्य बना है तो आप बताओगे आंध्र प्रदेश बना है। कौन सा, आंध्र प्रदेश। आंदोलन पर बैठे हुए आमरण अनशन के बाद किसकी मृत्यु होगी, रामा लल्लू की मृत्यु होगी। क्या जेवीपी समिति ने कहा था कि भाषा के आधार पर राज्य बनने चाहिए, आप कहोगे नहीं कहा था। क्या एशकेधर आयोग ने कहा था, आप कहोगे नहीं कहा था। पूछा जाता बताओ एशकेधर आयोग क्यों आया था, राज्य के पुनर्गठन के लिए। आपसे पूछेगा जेवीपी समिति क्यों आई थी, राज्य के पुनर्गठन के लिए। फिर उसके बाद क्या हुआ, इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद हम कहते हैं कि राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया। राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया कब, 53 में। राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया 53 में। तो एक लाइन आप लिखना चाहो तो और भी लिख सकते हो, राज्य पुनर्गठन आयोग। राज्य के राज्यों का पुनर्गठन कैसा होगा, राज्य पुनर्गठन आयोग। राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया कब, 1953 में, 1953 में, 1953 में। जिसके अध्यक्ष बनाए गए, अध्यक्ष बने, बार बार पूछता है कि बताओ पहले, है ना, जो राज्य पुनर्गठन आयोग बना था इसके अध्यक्ष कौन थे, तो आप कहोगे फजल अली इसके अध्यक्ष थे। कौन थे, फजल अली। फजल अली इसके अध्यक्ष बने थे, फजल अली। फजल अली क्या बने थे, इसके अध्यक्ष बने थे। 1955 में ये अपनी रिपोर्ट पेश करता है, रिपोर्ट पेश करता है आयोग 1955 में। 1955 में अपनी रिपोर्ट पेश करी और 1956 में कानून पास करा गया राज्य पुनर्गठन आयोग के लिए कि कैसे आगे अन्य आने वाले राज्यों का गठन करा जाएगा। उसके लिए एक आयोग, एक कानून बनाया गया 1956 में। यानी कानून पास करा गया है 1956 में, रिपोर्ट पेश करी गई है 1955 में, और राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन करा गया है 1953 में, जिसके अध्यक्ष बने थे फजल अली बने थे। अब ये क्या कह रहा है कि भाषा के आधार पर इस प्रकार राज्यों का गठन करा जाएगा आने वाले समय में। तो ऐसे ही हुआ, भाषा के आधार पर और भी राज्य बने, और राज्य कौन कौन से बने हैं इसे हमें देखना है। 1960 में जो बम्बई राज्य था उसके 2 भाग करे गए। बम्बई राज्य, ध्यान से समझना, बम्बई जो अब तक राज्य बने हैं, बम्बई राज्य, बम्बई राज्य के 2 भाग करे गए। बम्बई राज्य के 2 भाग, एक मराठी भाषाओं के लिए और आप कहोगे एक करा गया गुजराती भाषाओं के लिए। यानी एक मराठी भाषाओं के लिए और एक करा गया गुजराती भाषाओं के लिए, जो गुजराती बोलते हैं, गुजराती भाषाओं के लिए, जो गुजराती लोग बोलते हैं, जो मराठी बोलते हैं। तो इनके लिए बन गया क्या, महाराष्ट्र। इनके लिए क्या बन गया, महाराष्ट्र। और इनके लिए क्या बन गया, गुजरात। इनके लिए क्या बन गया, गुजरात। तो आपसे पूछा जाएगा बताओ गुजरात और महाराष्ट्र का गठन कब हुआ, तो ये बने हैं 1960 में। आप क्या कहोगे, ये बने हैं 1960 में। मुंबई को 2 भागों में बांटा गया, मुंबई को 2 भागों में बांटा गया। एक बनाया गया मराठी भाषाओं के लिए महाराष्ट्र और एक बनाया गया गुजराती भाषाओं के लिए गुजरात। यहाँ तक बात आपके समझ में आ रही है, गुजरात। फिर आपसे और भी पूछा जाएगा उसके बाद भी और राज्य बने हैं, हाँ उसके बाद भी और राज्य बने हैं। कैसे कैसे राज्य बने हैं उन सबको हमें समझना है कि उसके बाद फिर कैसे कैसे राज्य बने हैं। फिर 1963 में, मैं इधर लिख देता हूँ, 1963 में गठन होता है किसका, नागालैंड का। 1963 में गठन होता है नागालैंड का। क्या इसके बाद पूछा जाता है डायरेक्ट प्रश्न, क्या नागालैंड का गठन कब हुआ, डेट लिख के देगा 1963, आपको याद रखना है कि 1963 में नागालैंड का गठन होता है। फिर 1966 में पंजाब से अलग होकर हरियाणा का गठन होता है, HR लिख लेना। फिर उसके बाद
1971 में आप बताओगे एचपी का गठन होता है। एचपी ये भी अलग होता है, यानी हिमाचल प्रदेश। ये भी अलग होता है किससे, तो आप ये कहोगे ये भी अलग होता है पंजाब से, हिमाचल प्रदेश। फिर 1972 में 3 नए राज्य बनते हैं, मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा। तो 1972 में, ये 1971 लिखा हुआ, 1971। फिर 1972 में 1972 में 3 राज्य बनते हैं, मेघालय बनता है, मेघालय, त्रिपुरा बनता है, त्रिपुरा, और फिर बनता है मणिपुर, फिर बनता है मणिपुर। मतलब आपको इनको क्रम से नहीं लिखे हैं मैंने, बस इतना याद रखना है कि 3 राज्य 1972 में मेघालय बना, त्रिपुरा बना और मणिपुर बना। साथ में फिर सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता सिक्किम वाला प्रश्न, कि 1975 में किसका गठन हुआ था। 1975 में गठन हुआ था सिक्किम का, 1975 में गठन हुआ सिक्किम का। जब आगे हम पॉलिटी पढ़ेंगे तो उसमें हम देखते हैं कि सिक्किम का गठन कैसे हुआ है। फिर आपसे पूछेगा 1987 में, 1987 में 3 राज्य बनेंगे, एक अरुणाचल प्रदेश बनेगा, अरुणाचल प्रदेश, एक नया राज्य बनेगा, अरुणाचल प्रदेश का गठन करा जाएगा। साथ में गोवा, गोवा का गठन 1987 में हुआ, आप सब जानते हैं। 1961 में अलग कराया गया या आज़ाद कराया गया किससे, पुर्तगालियों से, गोवा। और साथ में मिजोरम, साथ में मिजोरम, ये बना है 1987 में। क्या और भी राज्य बने थे, हाँ और भी राज्य बने हैं। अगर हम 1987 के बाद बात करते हैं, 1987 के बाद फिर 2000 में, फिर 2000 में गठन होता 3 नए राज्यों का, 2000 में। तो मैं इधर लिख देता हूँ 2000 में, 2000 में फिर नए राज्यों का गठन होता है। 2000 में राज्य बनते हैं, एक तो बनता है उत्तर प्रदेश से अलग होकर यूके, एक बनता है छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश से अलग होकर छत्तीसगढ़ बना। और साथ में आप ये बताओगे 2000 में यूके बना, छत्तीसगढ़ बना और झारखंड बना, बिहार से अलग होकर झारखंड, झारखंड बना। उसके बाद आप सब जानते हैं 2014 में, 2014 में फिर बनाया गया तेलंगाना को, तेलंगाना राज्य बना, तेलंगाना, तेलंगाना राज्य बना। तो आज अगर हम बात करें 2019 में, 2019 में जम्मू कश्मीर और साथ में लद्दाख को अलग केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अलग केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। अगर हम ऐसा समझते हैं कि जब राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया था 1956 में, 1956 में, इस बात को भी याद रखना, उस समय 14 राज्य थे, 14 तो प्रमुख राज्य, और साथ में आप बताओगे 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। 6 क्या थे, केंद्र शासित प्रदेश। लेकिन आज कितने हैं, जो आज वर्तमान में मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो आज क्या हैं, तो आप बताओगे इस समय 28 तो राज्य हैं और प्लस 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं आज वर्तमान में। तो पहला प्रश्न समझ में आ रहा है कैसे कैसे राज्यों का गठन हुआ। आज भी भाषा के आधार पर राज्यों का गठन होता है। तो पहला प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। मैं एक बार और आपको बताता हूँ कैसे हम इस प्रश्न को हल कर रहे थे। पीछे से जरा ध्यान से देखना, पूरा प्रश्न पूछा क्या गया है और क्या प्रश्न में आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, प्रश्न ही गायब होगा, चलो कोई नहीं, आगे देखेंगे। मैंने आपको सब कुछ पढ़ा दिया कि कैसे राज्यों का गठन हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न को आपको हल करना है, मैं इसे बाद में आपको बता दूंगा। क्या कह रहा है अगला प्रश्न, कह रहा है कि वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है। आपको बताना है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है। ठीक है, तो आप ये बताओगे वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन दिए गए मध्य प्रदेश, कर्नाटक, बिहार और मिजोरम। इनमें चारों में से कहीं एक में एक राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम लिखा हुआ है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। तो आप कहोगे ये स्थित है कहाँ, बिहार के अंदर। ये कहाँ है, बिहार के अंदर स्थित है। ये कहाँ है बच्चों, बिहार के अंदर स्थित है। कहाँ बताओगे, बिहार के अंदर। ठीक, बिहार के अंदर वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, जैसे मध्य प्रदेश, कर्नाटक, बिहार, मिजोरम। क्या मध्य प्रदेश में भी है, तो आप कहोगे हाँ मध्य प्रदेश में, भारत में सबसे अधिक अगर किसी राज्य में राष्ट्रीय उद्यान है तो वो कहाँ है, मध्य प्रदेश। क्या कर्नाटक में भी है, हाँ है, और मिजोरम में भी। इन सब के बारे में अभी चर्चा करने वाले हैं। अगर आपसे पूछ ले कि आप ये बताओ कि भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान, भारत का पहला पूछा जाता है प्रश्न, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान। तो आपको बताना है भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है जो 1936 में बना है। कब, 1936 में। इसको सब जानते हैं कॉर्बेट नेशनल पार्क है ना, कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान। आप ये कहोगे कहाँ है, तो ये स्थित है यूके के अंदर। देखो
इसको हैली राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी जानते हैं, इसको रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी जानते हैं। देखो जरा ध्यान से समझना, एक व्यक्ति थे हैली, हैली ने वकालत करी और हैली ने यह कहा कि एक राष्ट्रीय उद्यान होना चाहिए। तो वकालत कौन कर रहे हैं? हैली। हैली वकालत करते हैं किसके लिए? वकालत करते हैं गवर्नर से कि एक राष्ट्रीय उद्यान होना चाहिए। ठीक, बात मानी गई। और जो कॉर्बेट थे, कॉर्बेट ने उसकी सीमा निर्धारित करी कि कितना बड़ा हमारा राष्ट्रीय उद्यान होगा, यानी उसकी क्या क्या सीमा होगी। तो कॉर्बेट ने उसकी सीमा निर्धारित करी थी, उन्हीं के नाम पर कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, या इसलिए है ना हम कह सकते हैं जिन्होंने वकालत करी थी हैली, तो इसे हैली राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी जानते हैं। इसे हैली नेशनल पार्क, आप ऐसे लिख लेना, इसे हैली नेशनल पार्क के नाम से भी जानते हैं। और एक रामगंगा का नाम भी आप सुनते होंगे, रामगंगा, रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान, रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान, रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान। तो इसी को कहते हैं रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान। क्यों कहते हैं? क्योंकि रामगंगा इसी के बीचों बीच जाती है, इसी से जाती है, आप ऐसे लिख लेना, इसी से जाती है। कौन सी नदी? रामगंगा नदी। गंगा से मिलने वाली पहली नदी कौन सी? रामगंगा नदी। तो मैंने कहा कि इसको हैली राष्ट्रीय उद्यान भी कहते हैं। 1936 में सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान हमारा कौन सा बना है? हैली राष्ट्रीय उद्यान, या इसको कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भी कहते हैं। इसे अब रामगंगा के नाम से जाना जाता है क्योंकि रामगंगा इसी राष्ट्रीय उद्यान के बीचों बीच से जाती है। आगे देखो, अगर हम बात करें मध्य प्रदेश की, अगर हम बात करते हैं मध्य प्रदेश की, तो मैं यही बताता हूँ मध्य प्रदेश के बारे में। अगर आपसे पूछा जाए मध्य प्रदेश, तो आप बताओगे अगर भारत में किसी राज्य में सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान है तो वो है ही कहाँ? तो आप ये कहोगे ये स्थित है कहाँ? मध्य प्रदेश के अंदर। तो मध्य प्रदेश में 12 राष्ट्रीय उद्यान है। कितने हैं? 12 राष्ट्रीय उद्यान। जैसे हम बात करें 12 में, अगर आपसे पूछा जाए फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान, तो आप कहोगे ये कहाँ है? मध्य प्रदेश में। आपसे पूछा जाएगा पेंच राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान, ये भी कहाँ है? मध्य प्रदेश में। पेंच राष्ट्रीय उद्यान आप ये कहोगे कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में भी स्थित है। आपसे पूछेगा संजय राष्ट्रीय उद्यान, संजय राष्ट्रीय उद्यान, तो ये भी कहाँ है? मध्य प्रदेश में। मैंने कहा संजय राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में, लेकिन कह दे संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान तो आप कहोगे महाराष्ट्र में। मैंने क्या बोला? संजय राष्ट्रीय उद्यान, तो आप कहोगे कहाँ है? मध्य प्रदेश में। अगर आपसे पूछ ले संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, तो आप कहोगे कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र के अंदर। कहाँ? महाराष्ट्र के अंदर। आपसे पूछेगा कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, आपसे पूछा जाएगा कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो आप कहोगे ये भी स्थित है मध्य प्रदेश में। आपसे पूछेगा माधव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो आप कहोगे ये भी मध्य प्रदेश में है। 12 राष्ट्रीय उद्यान है। और बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, ये भी कहाँ है? तो आप बताओगे मध्य प्रदेश में। कान्हा, माधव, बांधवगढ़, संजय, पेंच, फॉसिल, ये सारे राष्ट्रीय उद्यान ही कहाँ आपको नजर आएंगे? मध्य प्रदेश के मध्य प्रदेश के अंदर नजर आएंगे। क्या और भी हैं? हाँ और भी हैं। जैसे पन्ना राष्ट्रीय उद्यान पूछ ले आपसे, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, है ना, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान आपसे पूछ सकता है, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, आपसे वन विहार राष्ट्रीय उद्यान पूछ सकता है। ओंकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान पूछ सकता है, ओंकारेश्वर, ओंकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान पूछ सकता है। और क्या पूछ सकता है आपसे? ओंकारेश्वर होगा। एक डायनासोर, डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान पूछ सकता है, डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान। आपसे और क्या पूछ सकता है? सतपुड़ा भी यहीं पड़ता है, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। देखना जरा कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान क्या है? मैंने आपको बता दिया, एक रहेगा, कोई सा रहेगा होगा ना। तो फॉसिल, पेंच, संजय, कान्हा, माधव, बांधवगढ़, पन्ना, वन विहार, ओंकारेश्वर, डायनासोर, जीवाश्म और सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ देखने को मिलते हैं? तो आप ये कहोगे ये मिलते हैं मध्य प्रदेश में। क्या कर्नाटक में बड़े फेमस है? हाँ, कर्नाटक के भी बार बार पेपर में आते हैं और पूछे जाते हैं। जैसे कर्नाटक अगर आपसे पूछा जाए, कर्नाटक का आपसे पूछा जाता है सबसे ज़्यादा, है ना, अंशी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? अंशी राष्ट्रीय उद्यान, तो आप बताओगे कर्नाटक में स्थित है। कहाँ? कर्नाटक में। अंशी नेशनल पार्क कर्नाटक में स्थित है। नागरहोल आपसे पूछा जाएगा, नागरहोल कहाँ है? नागरहोल, तो नागरहोल भी कहाँ है? आप बताओगे नागरहोल भी यहीं स्थित है कर्नाटक के अंदर। इसे राजीव गांधी के नाम से भी जाना जाता है, राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान, राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी जाना जाता है। मैंने कहा अंशी नेशनल पार्क, आपसे पूछा जाएगा नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान। आपसे पूछा जाएगा वनेरघटा राष्ट्रीय उद्यान, आपसे बांदीपुर पूछा जाएगा, बांदीपुर अगर लिखना चाहो तो आप लिख लेना इसी में, बांदीपुर आपसे पूछा जाएगा, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? आपसे पूछा जाएगा नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? नागरहोल, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान। आपसे पूछेगा वो द्रेमुख,
द्रेमुख भी यहीं पड़ता है, द्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान। ये सब कहाँ है? इसी में स्थित है। किसमें? कर्नाटक में। बिहार में केवल एक ही राष्ट्रीय उद्यान है जिसको हम पढ़ रहे हैं, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। मिजोरम के भी फेमस हैं, तो आप कर लेना। जैसे मुरलेन, मुरलेन कहाँ पड़ता है? मिजोरम में, मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान। आपसे पूछे कि मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो आप इसका एक याद कर लेना, मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान ये पड़ता है मिजोरम में। एक और है मिजोरम का, अगर याद करना चाहो, फांगपुई राष्ट्रीय उद्यान के बारे में भी पूछा जाता कभी कभी। फांगपुई, फांगपुई राष्ट्रीय उद्यान, फांगपुई राष्ट्रीय उद्यान ये भी कहाँ है? मिजोरम में। और एक सब जानते हो, काबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान, जो विश्व में एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, वो कहाँ स्थित है, वो आपको मुझे बताना है। काबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान, जो सबसे ना पूरे विश्व में एक तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, उसके बारे में आप मुझे बताओगे। अगर आपसे प्रश्न पूछ ले कि भारत का सबसे ऊंचा राष्ट्रीय उद्यान और सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान, तो हेमिस राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख में स्थित है। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान, तो आप बताओगे ब्लू बटन राष्ट्रीय उद्यान, सॉरी हाँ, उसका है क्या कहते हैं उसे, साउथ बटन राष्ट्रीय उद्यान। साउथ बटन राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ है? आप बताओगे अंडमान निकोबार में। सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। सबसे बड़ा हेमिस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पड़ता है? जम्मू एंड कश्मीर, यानी आज लद्दाख वाले क्षेत्र में देखने को मिलता है। तो बात आपको समझ में आ रही है? राष्ट्रीय उद्यान है जिन्हें राज्य सरकार घोषित कर देगी कौन सा राष्ट्रीय उद्यान होगा या कौन राष्ट्रीय उद्यान नहीं होगा। बात समझ में आ रही है? तो फासिल, पेंच, संजय, कान्हा, माधव, बांधवगढ़, पन्ना, वन विहार, ओंकारेश्वर, डायनासोर, जीवन। बार बार पूछा जाता कि सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान कहाँ? मध्य प्रदेश में। कितने? 12। मैंने कहा अंसी नेशनल पार्क, नागरहोल, यानी इसे राजीव गांधी के नाम से भी जानते हैं, बांदीपुर है ना। नागरहोल तो मैंने लिख दिया ना, नागरहोल ऊपर भी लिख दिया, कोई नहीं। चलो, नागरहोल, द्रेमुख, ये सब कहाँ देखते हैं आपको? कर्नाटक में। मिजोरम में मुरलेन और फांगपुई कहाँ देखते हैं? तो आप बताओगे ये मिलते हैं हमें, ये देखने को मिलते हैं मिजोरम के अंदर। तो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कह रहा है ना, ज्योग्राफी का प्रश्न है। पिछला वाला भी ज्योग्राफी का था कि सबसे अधिक लंबाई किस अक्षांश रेखा की है। सबसे अधिक लंबाई बतानी है कि किस अक्षांश रेखा की सबसे अधिक लंबाई होती है। 0 डिग्री अक्षांश, 360 डिग्री अक्षांश, 90 डिग्री अक्षांश या 180 डिग्री अक्षांश। ध्यान से समझना। पहले तो अक्षांश पता होना चाहिए कि अक्षांश किन्हें कहते हैं, ये कैसे खींचे जाते हैं। तो आप बताओगे अक्षांश पूर्व से है ना पश्चिम की तरफ खींचे जाते हैं इस प्रकार। एक खींचे जाते हैं ऐसे, कैसे खींचे जाते हैं? ऐसे, इस टाइप से। ग्लोब पर खींची गई लाइन है, कैसी? ग्लोब पर। ये लाइन ग्लोब पर खींची गई हैं। सभी काल्पनिक रेखाएं होती हैं। ये कहीं पृथ्वी पर नहीं खींची कि कोई आपके घर के पास आएगा फावले को लेकर और आपके घर में खींचना स्टार्ट कर देगा, हटाओ भाई यहाँ रेखाएं खींचनी है पृथ्वी पर, या भारत के बीचों बीच से ये वाली रेखा खींची गई है ना। ये सारी रेखाएं कहाँ खींची गई हैं? आप बताओगे ग्लोब पर। सारी काल्पनिक रेखाएं, सारी इमेजिनरी लाइन है, उन्हीं के बारे में आज चर्चा करनी है। प्रश्न पूछा गया कि सबसे अधिक लंबाई किस अक्षांश की होती है। देशांतर नहीं कह रहा, सबसे अधिक लंबाई किस अक्षांश की होती है। तो जिसने कभी पढ़ा होगा तो वो बता सकता है कि सबसे लंबी जो अक्षांश रेखा होती है वो 0 डिग्री अक्षांश होती है। कौन सी? 0 डिग्री अक्षांश। अभी समझेंगे कैसे 0 डिग्री अक्षांश सबसे लंबा क्या होता है, हमारा अक्षांश होता है। ठीक, आपसे पूछा जाएगा कि 360 अक्षांश होता है, तो आप कहोगे 360 अक्षांश नहीं होता। क्या 180 होता है? 180 भी नहीं होता। और आपसे पूछे कि सबसे छोटा, तो आप बताओगे सबसे छोटा होता है अक्षांश, वो कौन सा होता है? 90 डिग्री। सबसे लंबा कौन सा होता है? सबसे बड़ा कौन सा होता है? 0 डिग्री। देखो कैसे अक्षांश खींचे जाते हैं, कैसे अक्षांश खींचे जाते हैं, जरा देखना ध्यान से। पृथ्वी है, आप बता सकते हो इस प्रकार होती है पृथ्वी। पृथ्वी के 2 ध्रुव होते हैं, एक होता है नॉर्थ और नीचे होता है साउथ, है ना। 2 ध्रुव होते हैं। एक अगर हम कहें कि इधर ईस्ट है और इधर हम कहते हैं कि ये वेस्ट है। एक रेखा खींची जाती है इसके बिल्कुल बीचों बीच से। एक रेखा पृथ्वी को जो 2 भागों में बांट देती है वो बीचों बीच से खींची जाती है। इस सब को जानते हैं किसके नाम से? 0 डिग्री के नाम से। 0 डिग्री अक्षांश, 0 डिग्री अक्षांश। अब एक बात बताओ, एक रेखा जब मैंने इसके बीचों बीच यहाँ खींच दी, एक रेखा मैंने और यहाँ इसके बारे में खींची, आप बताओ दूसरी रेखा मैंने यहाँ खींची, तीसरी रेखा मैंने यहाँ खींची और एक लास्ट में लाकर यहाँ खींच दी। 1-1 डिग्री पर उठाकर ये रेखाएं खींची, जैसे 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5, और ऐसे खींची जाएगी लगभग 90 लाइन, 90 डिग्री, 90 डिग्री पर। तो जो 0 डिग्री पर रेखा मैंने जो पृथ्वी को 2 भागों में बांटा है, तो ये जो रेखा होगी यही तो सबसे बड़ी होगी। जैसे जैसे ऊपर की तरफ को जाएंगे वैसे वैसे इनकी रेखाओं की लंबाई घटती जाती है, और यहाँ से नीचे की तरफ को आएंगे वैसे वैसे लंबाई इनकी घटती जाती है। लेकिन ध्यान से सुनना, लंबाई बात कर रहा हूँ मैं, इनके बीच की दूरी सदा कैसी होती है? इक्वल होती है। सारी बातों को जरा मैं आपको समझाता हूँ ये होती कैसे हैं, देखना जरा ध्यान से। मैंने कहा ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, इसको और किस नाम से जानते हैं? तो आप कहोगे इसे भूमध्य रेखा के नाम से भी जाना जाता है। इसे भूमध्य रेखा के नाम से भी जाना जाता है। दिन रात बराबर होते हैं इसलिए इसे विषुवत रेखा भी कहते हैं, इसलिए इसे विषुवत रेखा भी
कहा जाता। दिन रात बराबर होते हैं इसलिए इसे विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा और इंग्लिश में इसको सब जानते हैं इक्वेटर के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? इक्वेटर से। ऊपर वाला उत्तरी गोलार्ध, नीचे वाला दक्षिणी गोलार्ध। ऊपर वाला उत्तरी गोलार्ध, नीचे वाला दक्षिणी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध में एक रेखा खींची जाती है जो 23.5 डिग्री में खींची जाती है, उसके बारे में पूछा जाता है आपसे कि हाँ एक 23.5 डिग्री में एक रेखा खींची जाती है। चलो मैं ऐसे ही बना देता हूँ, 23.5 डिग्री में दिख रही होगी एक 23.5 डिग्री में रेखा, इसके नीचे यहाँ खींची जाती है। कलर चेंज करना, ठीक है। देखो एक रेखा यहाँ खींची जाती है ऊपर की तरफ, तो मैंने कहा ये 23.5 डिग्री पे खींची जाती है। एक रेखा इसके नीचे खींची जाती है 23.5 डिग्री पे यहाँ। तो जो 23.5 डिग्री में उत्तरी गोलार्ध पर नॉर्थ हेमिस्फीयर खींची जाती है 23.5 डिग्री पर, 23 सही 1/2 डिग्री पर, इसको सब जानते हैं, इसको कहते हैं कर्क रेखा। क्या कहा जाता है? कर्क रेखा। और यही तो कर्क रेखा है जो भारत के कहाँ से जाती है? बीचों बीच से। जो नीचे खींची जाती है दक्षिणी गोलार्ध पर, इसको जानते हैं आप सब मकर रेखा के नाम से। किसके नाम से? मकर रेखा के नाम से। अगर मैं भारत को बनाने की कोशिश करूं कि हमारा भारत इस पर कहाँ नज़र आता है, तो आप बताओगे अपना भारत यहाँ नज़र आता है इस पे। अपना भारत कहाँ नज़र आएगा? इस टाइप से यहाँ अपना भारत नज़र आएगा। अपना भारत कहाँ नज़र आने वाला है? यहाँ नज़र आने वाला है। ठीक है, आपको दिख रहा नहीं होगा तो मैं दिखाता हूँ आपको कहाँ नज़र आएगा अपना भारत। ये जो बना हुआ ये अपना भारत नज़र आ रहा है, ये यहाँ अपना भारत नज़र आ रहा ऐसे इस टाइप से। तो इसके बीचों बीच से कौन सी रेखा जाती है? कर्क रेखा। नीचे कौन सी रेखा है? मकर रेखा। तो ये कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा, ये सब अक्षांश रेखाएं होती हैं। सब कैसी होती हैं? अक्षांश रेखाएं। अब एक बात बताओ, अगर इसको मैं आगे की तरफ बढ़ाता चला जाऊंगा, ऐसे रेखाएं खींचता जाऊंगा इस टाइप से, तो आप ये बताओ इनकी लंबाई छोटी नहीं होगी? आप कहोगे हाँ छोटी होगी। क्या मैं अगर यहाँ लाइनें ऐसी खींचता हूँ कि ये छोटी रेखाएं होंगी या नहीं? आप कहोगे जो 0 डिग्री के आसपास वाली आपने रेखा खींची है, ये जो 0 डिग्री वाली है, ये तो एक लंबी रेखा है। इसके बाद जैसे ही आप कोई से भी ध्रुव की तरफ को बढ़ोगे तो इनकी लंबाई कैसी होती चली जाएगी? कम होती चली जाएगी। इनकी लंबाई कम होती चली जाएगी। और एक हेमिस्फीयर में, एक अर्ध गोलार्ध में इनकी संख्या कितनी नजर आएगी? आप कहोगे 90। और दूसरे में कितनी नजर आएगी? 90। और एक जीरो वाली, यानी 90 और प्लस 90, टोटल इनकी संख्या कितनी हो जाएगी? आप कहोगे 181। लेकिन जब हम 0 डिग्री की यहाँ बात करते हैं, सॉरी 90 डिग्री की यहाँ बात करते हैं और इस पर 90 डिग्री की बात करते हैं, तो ये दोनों बिंदु नजर आते हैं। तो क्या करा जाता है? जब इन दोनों बिंदु को छोड़ दिया जाता है तो इनकी संख्या 179 नजर आती है। ध्यान से समझना मैं क्या कहना चाहता हूँ। अगर पेपर में आपको 179 मिलेगा तो ऑप्शन में 181 नहीं होगा, है ना। आपको 181 ऑप्शन में नहीं मिलने वाला है, या तो 181 मिलेगा और या 179 मिलेगा। अभी तक पेपर में 181 मिला है कि इनकी संख्या कितनी होती है? 181 होती है। 181 नहीं होगा तो ऑप्शन में 179 होगा। वो इसलिए होगा क्योंकि वो दोनों बिंदुओं को छोड़ रहा होगा कि इनकी संख्या, है ना, इनकी संख्या 179 होती है जब इन दोनों बिंदुओं को छोड़ दिया जाता। आपसे पूछेगा बताओ सबसे छोटा, तो 90 डिग्री वाला सबसे छोटा। आपसे पूछेगा सबसे लंबा, तो 0 डिग्री वाला सबसे लंबा। भारत के बीचों बीच से कर्क रेखा, उत्तरी गोलार्ध में खींची गई 23.5 डिग्री पर रेखा कर्क रेखा। नीचे दक्षिणी गोलार्ध में खींची गई रेखा आप बताओगे मकर रेखा। कितने डिग्री पर? 23.5 डिग्री पर। और जरा ध्यान से देखना, और ऐसे एक रेखाएं खींची जाती हैं, आप सबने देखी होंगी इस टाइप से रेखा। इन्हें कहते हैं, आप बताओगे, इन्हें कहते हैं देशांतर रेखा। इन्हें कहते हैं देशांतर रेखाएं। ये रेखाएं कैसे बनी होती हैं? इस टाइप से नीचे की तरफ। आप यहाँ से देखोगे ये रेखाएं कैसे बनती हैं? इस टाइप से। तो मैं दोनों की संख्या आपको बता देता हूँ, दोनों की संख्या होती कितनी है। तो आप ये कहोगे अक्षांश रेखाओं की तो संख्या हमने अभी देखी है कितनी? 181 या 179। और जो ऐसे खींची जाती है उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की तरफ, इनको कहते हैं हम देशांतर रेखाएं। तो इनकी संख्या होती है 360। मैं आपको कभी ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा तो उसमें समझाऊंगा कैसे इनकी संख्या 360 होती है। तो देशांतर रेखाएं उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की तरफ होती हैं। अब मैं थोड़ा सा अंतर आपको बता देता हूं। देखो इन संख्याओं की लंबाई सबकी बराबर होती है। लंबाई की बात कर रहा हूँ, लंबाई जो ऐसे लंबाई होगी इनकी सबकी बराबर होगी। या तो आप ऐसे बना लो, इन्हें ऐसे बना लो, आप ऐसे बना लो, कैसे भी देखना इनकी लंबाई कैसी होगी? बराबर। लेकिन इनके बीच की दूरी यहाँ तो कम है, लेकिन 0 की तरफ सबसे ज़्यादा होती है, उसके बाद फिर से कम होती चली जाती है बीच की दूरी। हमने देखा अक्षांश रेखाओं की लंबाई 0 वाली सबसे ज्यादा लंबी थी, उसके बाद छोटी होती चली जाती है, लेकिन इनकी लंबाई बराबर, इनकी लंबाई घटती है और बढ़ती है। इनके बीच की दूरी कितनी होती है? कम होती है बीच की दूरी। यहाँ ऊपर कम, उसके बाद बढ़ती चली जाती है, लेकिन इनके बीच की दूरी समान होती है। इनके देशांतर के बीच की दूरी को गोरे कहा जाता है। और जो अकटिबंध होता है, जोन कहते हैं या कटिबंध कहते हैं, अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी को। अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी इक्वल होती है, देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी बदलती रहती है। यहाँ तक आपको क्लियर है? तो 360
संख्या होती है किसकी, देशांतर रेखाओं की। 181 संख्या होती है किसकी, आप बताओगे, अक्षांशों की। अक्षांश रेखाएं कैसे खींची जाती हैं आप सब बता सकते हो, ईस्ट से वेस्ट की तरफ, ये नॉर्थ से साउथ की तरफ। प्रत्येक ध्रुव पर मिलती हैं कौन सी रेखाएं, देशांतर रेखाएं। सबसे लंबी हमारा जो प्रश्न था वो 0 डिग्री या भूमध्य रेखा है। विषुवत रेखा इसलिए कहते हैं विषुवत रेखा क्योंकि यहाँ पूरे साल भर दिन और रात कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, प्रश्न समझ में आया होगा आपको, बहुत अच्छा प्रश्न है। देखो जरा इस पहले पांचवें प्रश्न, चलो चौथे प्रश्न को हल करते हैं। चौथा प्रश्न क्या कहता है, भारत में सबसे पहले राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा करी गई। भारत में सबसे पहले राष्ट्रीय आय की आपको गणना बताना है कि राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय की गणना किसके द्वारा करी गई। ऑप्शन में दे रखे हैं राजा राममोहन राय, दादा भाई नौरोजी, रविंद्रनाथ टैगोर, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर क्या होगा सही, आप बताओगे दादा भाई नौरोजी के द्वारा सबसे पहले क्या करा गया था, भारत में राष्ट्रीय आय व प्रति व्यक्ति आय की गणना करी गई। तो ध्यान से समझना, समय था 1867 और 68 का, 1867 और 68 का। ये बताते हैं कि भारत में जो प्रति व्यक्ति आय है, जो भारत में प्रति व्यक्ति आय है, प्रति व्यक्ति आय है वो कितनी है, 20 रुपये है। 20 रुपये कब, 1867 और 68 में। यानी सबसे पहले इन्हीं के द्वारा क्या करा गया है, प्रयास करा गया है दादा भाई नौरोजी के द्वारा। आपसे पूछ सकता, जब देश आज़ाद हुआ था, देश आज़ाद हुआ उस समय प्रति व्यक्ति आय कितनी थी, व्यक्ति आय आप लिख लेना पूरा, प्रति व्यक्ति आय तो आप बताओगे लगभग 225 रुपये थी। कितनी, 225 रुपये थी उस समय प्रति व्यक्ति आय, जब देश स्वतंत्र हुआ। चलो मैं लिख देता हूँ, जब देश स्वतंत्र हुआ, जब देश स्वतंत्र हुआ उस समय कितनी थी, 225 रुपये थी। कितनी थी, 225 रुपये। देखो आप सब जानते हैं कि भारत का जो वित्तीय वर्ष है वो कब से स्टार्ट होता है, तो आप बताओगे 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है। कब से, 1 अप्रैल से। और कब खत्म हो जाता है, 31 मार्च में खत्म हो जाता है, 31 मार्च में। और क्या पूछेगा आपसे, यहीं से जुड़े हुए प्रश्न कि इसकी गणना पहला करता था CSO, पहला गणना करता था CSO। यानी जब देश आज़ाद हुआ तो CSO का गठन करा गया, किसका, CSO का। CSO का गठन करा गया 1951 में, 1951 में भारतीय सांख्यिकी संगठन का ना कार्यालय ऑफिस का, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस का 1951 में गठन करा गया। इसकी मदद करता था कौन, NSSO मदद करता था। लेकिन 2019 में सरकार ने क्या करा, इन दोनों को मिलाकर क्या बना दिया गया, NSO बना दिया गया। अब आपसे पूछेगा कि आज वर्तमान में जो राष्ट्रीय आय या प्रति व्यक्ति आय की गणना करता, नेशनल इनकम की जो गणना करता है या प्रति व्यक्ति आय की गणना जो करता है वो कौन करता है, NSO करता है। कौन, NSO। तो 1867-68 में सबसे पहला प्रयास दादा भाई नौरोजी के द्वारा। इन्होंने बताया उस समय प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये थी। देश के आज़ाद होने पर, स्वतंत्र होने पर 225 रुपये। भारत का वित्तीय वर्ष होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। CSO 1951 में गठन करा गया। NSSO इसकी क्या कर देता, मदद करता था। फिर 2019 में NSO बनाया गया, NSSO को मिलाकर और साथ में CSO को आपस में मिलाकर एक NSO को गठन करा गया। वर्तमान में यही क्या करता है ना, नेशनल इनकम या प्रति व्यक्ति आय की गणना करता है। राजा राममोहन राय आप सब जानते हैं, सती प्रथा पर रोक लगाई थी किन्होंने, इन्होंने ही सती प्रथा पर रोक लगाने वाले। कब, 1829 में, है ना। रोक तो लगाई थी लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने, लेकिन सहयोग किनका था, सैनिक का था। रविंद्रनाथ टैगोर क्या लिखते हैं, आप सब जानते हैं, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया भारत का राष्ट्रीय गान, भारत का प्लस बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान, दोनों देशों का राष्ट्रीय गान लिखा गया है। तो जब 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ, तो उस समय आमार सोनार बंगला लिखा गया किनके द्वारा, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। और जब जॉर्ज और पंचम मैरी भारत आ रहे थे 1911 में, उनके स्वागत के लिए इनके द्वारा लिखा गया जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। ये जॉर्ज पंचम और मैरी को कह रहे थे कि आप ही भारत के भाग्य विधाता हैं, आप ही इस बंगाल के विभाजन को रोक सकते हैं, उन्हीं के लिए गाया गया। और पहला काम जॉर्ज पंचम ने जब घोषणा करी, दिल्ली दरबार सजाया गया 1911 में कि पहले बंगाल के विभाजन को रोका जाए, फिर राजधानी को परिवर्तन कर कोलकाता से दिल्ली लाया जाए। तो रविंद्रनाथ टैगोर 2 देशों को क्या लिखते हैं, राष्ट्रीय गान लिखते हैं, एक भारत का और साथ में बांग्लादेश का। यहाँ तक बात समझ में आ रही है। दादा भाई नौरोजी को आप सब जानते हैं, भारत का व्योमवर्ध पुरुष कहते हैं,
3 बार कांग्रेस का इन्होंने क्या अधिवेशन करा था, 3 बार कांग्रेस के अधिवेशन में भाग लिया था, 3 बार इन्होंने तो 3 बार पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। जो दूसरा अधिवेशन हुआ था कलकत्ता में, उनकी अध्यक्षता भी किसने करी थी, दादा भाई नौरोजी ने। यानी 3 बार अध्यक्षता करने वाले कौन, दादा भाई नौरोजी। 3 बार करने वाले कौन, जवाहरलाल नेहरू। यानी 2 ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने अत्यधिक बार, यानी कि अधिक बार किसका, कांग्रेस के अधिवेशन की क्या करी है, अध्यक्षता करी है। ठीक है, देखो जरा आगे। ठीक है, चलो आगे देखो अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न क्या कहता है, इसको आपको समझना। कह रहा है कि मनुष्य के कुल 32 दांतों में रदनक की संख्या कितनी होती है। रदनक आपको बताना है कि रदनक की संख्या होती कितनी है। तो आप जरा समझना। तो इसका आंसर जो होगा, इसका आंसर तो होगा 4। कैसे होते हैं रदनक, इसको समझना। जैसे हम दांतों का फार्मूला भी पढ़ते हैं और दांतों के बारे में हम समझते भी हैं कि कैसे कैसे मनुष्य के दांत होते हैं। देखो सबसे पहले जो आपके दांत आए होंगे जब आप बचपन में होगे, तो आपके ये 2 दांत देखे होंगे जो सबसे पहले नजर आते हैं, ऐसे 2 दांत। इन्हीं के जस्ट बराबर में, इन्हीं के बराबर में एक दांत होता है जो सबसे नुकीला दांत होता है, सबसे नुकीला दांत, ऐसे नुकीला दांत। फिर उसके बराबर में और 2 दांत होते हैं इस टाइप से, मैं अलग कलर से बना देता हूँ। यहाँ 2 दांत फिर से होते हैं इस टाइप से, ऐसे लगी हुई है। ठीक, इसके बाद फिर 3 दांत और होते हैं, मैं आपको बता दूंगा 3 दांत और होते हैं। इनके सबके नाम होते कैसे हैं, क्या क्या हैं। एक दांत ऐसा होता है कुछ और बड़ा आकार में, फिर उसके बाद और बड़ा आकार में, फिर उसके बाद और बड़ा आकार में, ऐसे ये 3 दांत और होते हैं। तो दिख रहा आपको, हाँ दिख रहा होगा ना, ये 3 दांत और होते हैं। तो देखो जरा ध्यान से समझना, जरा ध्यान से समझना। जो पहला वाला दांत है इनको कहते हैं कृंतक। इनको क्या कहा जाता है, कृंतक। आपसे पूछा जाए सबसे पहले बच्चों में कौन से दांत आते हैं, तो ये कृंतक ही आते हैं। चूहे किन से कपड़ों को काट देते हैं, कृंतकों से काट देते हैं। इनको कहते हैं रदनक, इनको कहा जाता है रदनक। इनको कहा जाता है अग्रचवर्णक, इनको कहा जाता है अग्रचवर्णक, इनको कहा जाता है अग्रचवर्णक, और इनको कहा जाता है चवर्णक, इनको कहा जाता है चवर्णक। तो मैंने ये जो बताए हैं एक वयस्क व्यक्ति में बताए हैं, किसमें, वयस्क व्यक्ति में। तो आप देखो लिखना, सबसे पहले कृंतक आते हैं, रदनक सबसे नुकीला होता है, एक दांत रदनक यहाँ अभी नजर आया है। अगर चवर्णक, अगर आपको दांत, आपको अगर बादाम को पीसना है, अखरोट को तोड़ना है, तो कहाँ से तोड़े जाते हैं, इन्हीं अग्र चवर्णक से तोड़े जाते हैं। खाने को पीसा जाता है, खाने को लार में मिलाया जाता है, किसके द्वारा, चवर्णक के द्वारा। किसके द्वारा, चवर्णक के द्वारा। देखो मैंने ये 8 दांत गिने हैं अभी, 3 और 2 5 6 और 2 8। तो ये जबड़े का, जैसे मैंने कहा ना कि एक जबड़ा ऊपर होता है, एक जबड़ा नीचे होता है। उस जबड़े में ऊपर वाले में 16 दांत, नीचे वाले में 16 दांत, तभी तो 2 टोटल 32 होंगे। और उसको भी आधा आधा बांट दिया जाए, तो आधा हिस्सा मतलब एक नीचे वाले जबड़े को आधे में बांट दे तो 8 इधर 8 इधर, ऊपर वाले में 8 इधर और 8 इधर, तो एक हिस्सा है ये 8 वाला। यहीं से दांतों को सूत्र बनता है, फॉर्मूला बनता है कि ये एक हिस्सा है दांतों का, एक जो 8 वाला है। तो इसमें 8 में 2 तो कृंतक हैं, 2 तो क्या हैं, कृंतक हैं, और एक क्या नजर आ रहा होगा आपको, रदनक नजर आ रहा होगा। 2 क्या हैं, अग्रचवर्णक, और 3 क्या होते हैं, चवर्णक होते हैं। जैसे नीचे हैं तो ऐसे इस वाली साइड में होंगे इधर, तो 2 होंगे आप कहोगे कृंतक, 1 होगा रदनक, और 2 होंगे अग्रचवर्णक, और 3 होंगे चवर्णक। ऐसे ही बिल्कुल ऊपर होंगे 3 2 1 2, और ऐसे ही इस साइड में होंगे 2 1 2 और 3। ठीक, यहीं से क्या बन जाता, फॉर्मूला बन जाता। कैसे फॉर्मूला बनता है, वयस्क व्यक्ति में सॉरी, है ना, कैसे फॉर्मूला बनता है उसको देखते हैं। देखो तो ऐसे बनता है, अगर मैं इन्हीं को ऐसे लिख दूं, ऐसे आपको लिखा मिलेगा, और यहाँ कर दो 2 की गुणा, यहाँ कर दो 2 की गुणा, तो देखो 3 2 1 2, नीचे 3 2 1 2, 2 और 1 3 2 5 और 3 8, 8 नीचे 8 ऊपर 16, और 16 में 2 की गुणा कर देना 32। तो टोटल कितने होते हैं, 32 दांत होते हैं। फिर देखो दोबारा समझो, मैंने कहा ना एक भाग में 8, दूसरे में 8, ऊपर वाले में 8 और इधर भी 8, टोटल 32। अब 8 हैं किसमें, रदनक एक, इसमें तो 1 होगा रदनक, 1 ऊपर होगा रदनक 2, 1 रदनक इधर होगा 3, 1 होगा नीचे 4, तो टोटल कितने हो गए, 4 रदनक हो गए। आपसे पूछ ले बताओ टोटल अग्र चवर्णक कितने होते हैं, तो एक में कितने होते हैं, 2, ऊपर 2 इधर 2 इधर 2, कितने हो गए 8। अगर आपसे पूछे चवर्णक आप बताओगे 12, आपसे पूछे कृंतक आप बताओगे 8, टोटल दांत कितने हो गए, 32 हो गए। दांत का इनेवल आप सब जानते हैं, दांत का इनेवल चमकीला भी भाग होता है, सबसे मजबूत भी होता है, कठोर भी होता है ना। मैंने कहा ये आपको बात समझ में आ गई। लेकिन बच्चों में, जो बच्चों में दांत होते हैं, जरा उन्हें भी एक बार समझना, बच्चों में कैसे होते हैं दांत, उनको समझने की कोशिश करना। जो बच्चे होते हैं तो बच्चों में ये 32 दांत नहीं होते, कितने दांत होते हैं, 20 दांत होते हैं, क्योंकि उनका भी फॉर्मूला आपसे पूछा जाता। कैसे,
बच्चों में देखो दो कृंतक तो सबसे पहले आने ही आने हैं, साथ में एक रदनक होता है, लेकिन बच्चों में अगर चवर्णक नहीं होते तो आप बताओगे जीरो होते हैं। चवर्णक यानी कि दो चवर्णक आते हैं, एक चवर्णक नहीं आता, वो आता लगभग 20 साल के बाद, जिसे हम कहते हैं अक्कल डाढ़। फिर उसके बाद नीचे देखेंगे तो नीचे भी आप ऐसे लिखोगे 2 1 0 2 और गुणा कर देना आप इसमें 2 की। ये तो बच्चों के लिए फॉर्मूला होगा। और बड़ों के लिए क्या फॉर्मूला था? वयस्कों के लिए 2 1 2 3 और नीचे आपको लिखा मिलेगा 2 1 2 3, इसी टाइप से गुणा 2। तो बात समझ में आ रही है? ऐसे इस प्रकार दांतों को हम गिनते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न क्या कहना चाहता है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न देखना, साकेत सॉरी ये शक्ति का मात्रक पूछ रहा है। किसका? शक्ति का मात्रक। क्या शक्ति का मात्रक इनमें से कौन सा है? तो आपको बताना है शक्ति का मात्रक जूल है, वाट है, न्यूटन है या कैलोरी है। तो आप कहोगे शक्ति का मात्रक क्या है? वाट। ये वाट लिखा हुआ है, क्या है? वाट। तो ध्यान से समझना शक्ति। तो एक प्रश्न बनेगा आपसे, बताओ कार्य करने की दर को क्या कहते हैं। आपसे पूछे कि कार्य करने की दर को क्या कहते हैं। कार्य करने की दर को, कार्य करने की दर को क्या कहा जाता है? दर को शक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? शक्ति। देखो ध्यान से समझना, दर लिखा हुआ, दर न की क्षमता। अगर कार्य करने की ऐसे लिखा मिल जाए, कार्य करने की क्षमता, कार्य करने की क्षमता, तो आप बताओगे अगर क्षमता लिखा आ जाए तो उसे कहते हैं ऊर्जा। कार्य करने की तुम्हारे अंदर कितनी ऊर्जा क्षमता है उसे क्या कहते हैं? ऊर्जा। उसे कहते हैं ऊर्जा, एनर्जी। और अगर दर लिखी मिल जाए, रेट लिखी मिल जाए तो उसे क्या कहते हैं? शक्ति। तो दोनों अलग हैं, ध्यान से समझना। बच्चा यही गलती कर देता है, जब वो क्षमता पूछता है तो वो कभी शक्ति को सोचता है, कभी कुछ सोचता है। तो आपको जब दर आ जाए तो बता देना शक्ति, और जब आपसे क्षमता आ जाए तब बता देना आपके अंदर कितनी क्षमता है, तो उसे कहते हैं ऊर्जा। ऊर्जा को कहते हैं, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा, और कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। अगर पूछे शक्ति के और भी मात्रक होते हैं शक्ति के, तो आप बताओगे जैसे हमने भी एक वाट पढ़ा है, वाट होता है। तो वाट को हम ऐसे ही बदल सकते हैं किलो वाट में, हाँ बदल सकते हैं। क्या किलो वाट को मेगा वाट में बदल सकते हैं? आप कहोगे हाँ बदल सकते हैं। क्या इस मेगा वाट को और भी बदल सकते हैं? तो आप कहोगे एक हम देखते हैं एचपी। एचपी में, एचपी भी किसका मात्रक होगा? शक्ति का। जैसे हम मोटर लाते हैं घर में तो हम कहते हैं इतने एचपी की मोटर है, इतने एचपी की मोटर है, तो सब किसके मात्रक हैं? ये कहीं ना कहीं शक्ति के मात्रक हैं। लेकिन आपसे क्या पूछा जाएगा, बताओ एक एचपी बराबर, एक एचपी बराबर कितने वाट होते हैं? तो आपको कहना है 740 वाट होते हैं। कितने वाट? 740 वाट। अगर पूछ ले कि एक वाट बराबर, एक वाट बराबर कितने एचपी आएंगे, तो आप कहोगे एक वाट बराबर, पूछा गया देखो बच्चे ये भी प्रश्न पेपर में, कि एक वाट बराबर, एक वाट बराबर कितने एचपी होंगे, तो आप कहोगे कितने एचपी? 1.34 एचपी। आप भाग लगा के देख लेना, इतने एचपी निकल कर आएंगे, इतने एचपी निकल कर आएंगे। ठीक है, तो कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। वाट, किलोवाट, मेगावाट और एचपी क्या होते हैं? इसके मात्रक होते हैं। एचपी मोटर में जब हम देखते होंगे कितने हॉर्स पावर है, इंग्लिश में लिखते हैं इसे हॉर्स पावर। अश्व शक्ति, एक अश्व शक्ति बराबर 740 वाट होते हैं। और देखना जरा, और जूल, जूल आप सब जानते हैं ऊर्जा का मात्रक है, कार्य या ऊर्जा का मात्रक। ये किसका मात्रक है? कार्य का मात्रक है, कार्य का मात्रक, कार्य का मात्रक। ऊर्जा का भी मात्रक है, ऊर्जा का भी आपने मात्रक पढ़ा होगा, ऊर्जा का मात्रक। कैलोरी भी ऊर्जा का मात्रक है, कैलोरी भी किसका है? ऊर्जा का मात्रक है। ठीक है, कैलोरी भी ऊर्जा। न्यूटन आप सब जानते हैं किसका मात्रक है? न्यूटन, न्यूटन है बल का मात्रक। किसका? बल का मात्रक। ठीक है, किसका मात्रक है? बल का मात्रक। यहाँ तक आप इसे देख लेना। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कह रहा है अशोक की विलास, अच्छा ये थोड़ा प्रश्न गलत लिखा हुआ। प्रश्न देखो मैं पढ़ के आपको ऐसे ही बोल देता हूँ। अशोक को किस बौद्ध भिक्षु के द्वारा बौद्ध धर्म की शिक्षा दी गई थी? ये चार ऑप्शन दे रखे हैं कि चाणक्य के द्वारा, नागार्जुन के द्वारा, उपगुप्त के द्वारा, बाणभट्ट के द्वारा। अशोक को बौद्ध धर्म की शिक्षा देने वाले कौन से बौद्ध भिक्षु थे उसके बारे में आपको समझाना है। तो चाणक्य भी नहीं होंगे क्योंकि चाणक्य तो चंद्रगुप्त मौर्य से जुड़े हुए हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के ही पोता है कौन? अशोक। नागार्जुन, नागार्जुन, नागसेन, ये आप सब जानते हैं मिनांडर से जुड़े हुए हैं। तो व्यक्ति का इसका जो आंसर होगा वो होंगे कौन? उपगुप्त। उपगुप्त के द्वारा ही बौद्ध धर्म की शिक्षा दी गई है किसको? अशोक को। सब जानते हैं अशोक 269 ईसा पूर्व में गद्दी पर बैठता है, मगध की गद्दी पर। राजधानी क्या रहती है? पाटलिपुत्र इनकी राजधानी रहती है। बार बार प्रश्न पूछा जाता कि बताओ कौन सी बौद्ध संगति किसके समय में हुई थी, है ना? तो अशोक के समय में भी एक बौद्ध संगति होती है। उस सब के बारे में अभी हम सारा समझने वाले हैं। चलो बौद्ध संगति नहीं, पहले इनके बारे में थोड़ा सा देखते हैं कि चारों ऑप्शन में क्या कहा गया। ये बात समझ में आ गई, इसका आंसर होगा उपगुप्त। यानी चाणक्य किससे जुड़े हुए हैं? पहले इसे समझ लेते हैं। ये जुड़े हुए हैं चाणक्य। चाणक्य जुड़े हुए हैं किससे? तो आप बताओगे चाणक्य जुड़े हुए हैं चंद्रगुप्त मौर्य से। चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री है। ये कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य के
प्रधानमंत्री, चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री। आप सब जानते हैं कि मौर्य वंश से पहले नंद वंश का शासन था और उस पर घनानंद शासन करता था। घनानंद को ही गद्दी से अपदस्थ कराकर, है ना, किसके द्वारा, चाणक्य के द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य को बैठा गया मगध की गद्दी पर और उसका प्रधानमंत्री बना कौन, चंद्रगुप्त मौर्य, सॉरी चाणक्य क्या बना, चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री। तो चंद्रगुप्त मौर्य आप सब जानते हैं चाणक्य के बारे में, और इनके नाम क्या आता है, विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त किनका नाम है, इन्हीं का नाम है विष्णुगुप्त। आपसे पूछेगा कौटिल्य किसका नाम है, तो कौटिल्य भी इन्हीं का नाम है, कौटिल्य भी। प्रश्न पूछता है इनसे अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखी गई है, अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखी गई है, तो आप बताओगे इन्हीं के द्वारा। पूछेगा किससे संबंध है इसका, राजनीति से संबंध है, राजनीतिक, हाँ चलो राजनीतिक लिख रहे हैं ना, राजनीति से संबंध है या राजनीतिक से इनका क्या है संबंध है, किसका, अर्थशास्त्र का। गलत मत कर देना कभी अर्थशास्त्र आप इकोनॉमी वाले लगा दो ना, इसका राजनीति से संबंध है, किससे, राजनीति से। उपगुप्त मैंने बता दिया। बाणभट्ट आप सब जानते हैं किसके दरबार में, हर्ष के दरबार में, हर्ष के दरबारी कवि हैं कौन, बाणभट्ट। ठीक है, चाणक्य होगा, नागार्जुन होगा। तो पहला मतलब ये प्रश्न क्या था कि अशोक को बौद्ध धर्म, अशोक के कौन से भिक्षु हैं, ऐसे कौन से बौद्ध भिक्षु हैं जिन्होंने अशोक को बौद्ध धर्म की शिक्षा दी थी, तो आप बताओगे उपगुप्त। अच्छा, नागार्जुन अभी रह रहे हैं, नागार्जुन, तो नागार्जुन के बारे में जरा समझना। नागार्जुन, नागार्जुन और मिनांडर के बारे में, मिनांडर, मिनांडर यूनानी राजा था जिसने भारत पर अटैक करा, मिनांडर, मिनांडर और साथ में किसके, नागार्जुन, नागार्जुन आपस में वार्तालाप होता है। तो नागार्जुन मिनांडर को, मिनांडर प्रश्न पूछता है, नागार्जुन उसका आंसर देता है, नागार्जुन उसका आंसर देता है और बताया जाता है कि मिनांडर नागार्जुन से, है ना, जब प्रश्न पूछता है इससे खुश होकर बौद्ध धर्म को अपना लेता है। तो एक पुस्तक लिखी जाती है इसी के, उसमें आपसे पूछा जाएगा बताओ जो मिनांडर और नागार्जुन है इनके दोनों के आपस में क्या होते हैं, वार्तालाप होते हैं, और दोनों के द्वारा, दोनों की पुस्तकों, सॉरी दोनों के द्वारा जो प्रश्न पूछे गए वो किस पुस्तक में इनके द्वारा, किस पुस्तक में उनको लिखा गया है, मिनांडर और इनकी पुस्तकों को, है ना, मेनांडर और नागार्जुन के प्रश्नों को किस पुस्तक में लिखा गया है, तो आप बताओगे मिलिंद पन्हों में, किसमें, मिलिंद पन्हों में। आपको बताना है मिलिंद पन्हों में, मिलिंद पन्हों में लिखा गया है। तो मिलिंद पन्हों इन्हीं की पुस्तक है नागार्जुन की, यानी मिनांडर ने प्रश्न पूछे हैं, नागार्जुन ने उसका आंसर दिया, लिखा गया है किसमें, मिलिंद पन्हों में। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है क्या। अगला प्रश्न कह रहा है, ये जरा ध्यान से देखना, दिल्ली सुल्तान के किस राजा ने 2 नवीन कर चराई व घड़ी, है ना, घड़ी कर लगाए थे। तो चराई कर जहाँ पशु चरते हैं और घरों पर भी कर लगाता था, इनमें से कौन सा सुल्तान है, अलाउद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, मुबारक खिलजी और गयासुद्दीन तुगलक। ये गयासुद्दीन तुगलक लिखा हुआ, तो सही जवाब होगा इसका अलाउद्दीन खिलजी। कौन, अलाउद्दीन खिलजी। ठीक, अलाउद्दीन खिलजी, यानी कौन सा कर लगा रहा है, चराई व गहराई कर। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी खिलजी वंश का क्या है, संस्थापक है। ये कौन है, संस्थापक, संस्थापक कौन है आप बताओगे, संस्थापक। मुबारक खिलजी अंतिम राजा है, कौन, अंतिम राजा, अंतिम राजा जो दरबार में नगन अवस्था में आया करता था, महिलाओं के वस्त्रों को पहना करता था, कौन था, मुबारक खिलजी। अपने आप को खलीफा घोषित करने वाला कौन था, यही मुबारक खिलजी था। जलालुद्दीन खिलजी इसका संस्थापक था। 1290 में खिलजी वंश की स्थापना करी गई थी, 1290 में, और कब तक चला था, 1320 तक चला था। कौन सा वंश आपका हो गए, है ना, खिलजी वंश। कौन सा वंश, खिलजी वंश, खिलजी वंश। और इसका प्रमुख राजा होगा कौन, अलाउद्दीन खिलजी, जो अपनी बाजार नियंत्रण प्रणाली के जाना जाता है, अपनी बाजार नियंत्रण प्रणाली के लिए जाना जाता है, बाजार नियंत्रण प्रणाली के लिए जाना जाता है, बाजार नियंत्रण प्रणाली के लिए जाना जाता है। और किसके लिए जाना जाता है, नगद वेतन देने की शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, नगद वेतन, हुलिया बनवाना, हुलिया बनवाना, हुलिया बनवाने या बनवाना, और साथ में नगद वेतन, हुलिया बनवाना, घोड़ों को दागना, घोड़ों को दागने की प्रथा, को दागने की प्रथा किसके द्वारा शुरू करी गई है, ये भी व्यक्ति है, कौन आप बताओगे, अलाउद्दीन खिलजी। कौन, अलाउद्दीन खिलजी, जो अपनी बाजार नियंत्रण प्रणाली के लिए जाना जाता है। मलिक काफूर कौन था, आप सब जानते होंगे, मलिक काफूर के बारे में पूछा जाता है। मलिक काफूर कौन था, इसका, है ना, सेनापति था, जो दक्षिण अभियान पर जाता है, जो कहाँ जाता है, दक्षिण अभियान पर।
और भी प्रश्न पूछा जाता है, जैसे इसके द्वारा क्या क्या बनवाए गए हैं। अगर आपसे पूछ ले सीरी का किला, हजार खंबा महल, अलाई दरबार, जमेत खाना मस्जिद, जमेत खाना मस्जिद, सीरी का किला और अलाई दरवाजा, ये सब किसने बनाए थे? अलाउद्दीन खिलजी ने बनाए थे। आप लिखना चाहो इन्हें लिख सकते हो। आगे जब हम कभी हिस्ट्री की क्लास करते रहेंगे उसके बारे में मैं इसे आपको कराने वाला हूं। देखो, गयासुद्दीन तुगलक, आप सब जानते हो, तुगलक वंश का संस्थापक है। गाजी मलिक या गयासुद्दीन तुगलक तुगलक वंश का क्या है? संस्थापक है। ठीक, टाइम कम है, फिर आगे चर्चा करेंगे। और आगे आगे क्या कह रहा है, अगला प्रश्न देखें। हीराकुंड बांध क्या हीराकुंड बांध कहाँ स्थित है? प्रश्न है कि हीराकुंड बांध कहाँ स्थित है, तो आप बताओगे किस नदी पर। यह नदी पूछ रहा है किस नदी पर है। हीराकुंड सतलज गोदावरी महानदी, यानी उड़ीसा में महानदी पर स्थित है। कौन सी बांध? तो आप कहोगे हीराकुंड बांध। कौन सी? हीराकुंड बांध। थोड़ी सी बात समझ लेना कि विश्व की सबसे लंबी अगर बांध पूछ ले, विश्व की सबसे लंबी बांध, विश्व की सबसे लंबी बांध, तो कौन सी बांध है? आप कहोगे हीराकुंड बांध है। ठीक, हीराकुंड बांध है विश्व की सबसे लंबी बांध। तो भारत की भी सबसे लंबी बांध होगी, तो ये कहाँ स्थित है? उड़ीसा में स्थित है। कहाँ स्थित है? उड़ीसा में। कहाँ? उड़ीसा में। गोदावरी पे भी बांध बनी हुई है, गोदावरी पे गायकवाड़ी, गायकवाड़ी बांध महाराष्ट्र में बनी हुई है, उड़ीसा के अंदर, है ना। आप सतलज पे, आप सब जानते हो सतलज पे कौन सी बनी है? भांगड़ा नागल बांध। कौन सी बनी है? भांगड़ा नागल बांध। भांगड़ा नागल बांध बनी है पंजाब के अंदर। भांगड़ा नागल बांध पंजाब हिमाचल प्रदेश के अंदर भांगड़ा नागल बांध बनी है सतलज पे, जो सबसे ऊंची गुरुत्वीय बांध है। लिखना चाहो लिख लेना, सबसे ऊंची गुरुत्वीय बांध है। इसकी ऊंचाई लगभग 226 मीटर है, 226 मीटर। आप सब जानते हैं कि भारत की सबसे ऊंची बांध कौन सी है? टिहरी बांध। कौन सी? टिहरी बांध। और टिहरी बांध कहाँ स्थित है? तो आप ये कहोगे टिहरी बांध उत्तराखंड में, यूके में स्थित है। कौन सी नदी पर? कौन सी नदी पर स्थित है? भागीरथी पर। कौन सी पर? भागीरथी पर। कहाँ स्थित है? भागीरथी नदी पर। भागीरथी पर, जो एक धारा है किसकी? गंगा की। भागीरथी पर स्थित है भारत की सबसे ऊंची बांध, टिहरी बांध। अगर इसकी ऊंचाई आपसे पूछ ले तो 261 मीटर ऊंची बांध है, 261 मीटर ऊंची। आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं नर्मदा पर कौन सी डैम बनी है, नर्मदा पर। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ओके, टाटा, बाय बाय।